Hello everyone, I am Dr. Jay Shirapra, your biology teacher. Welcome you all in today's lecture. In today's lecture, I am going to start new chapter number 2, Biological Classification. आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आप जानते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड करते हैं या तो फिर उनको ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, उनको कोई कैटेगरीज के अंदर अरेंज करते हैं। क्लासिफिकेशन की क्या ज़रूरत पड़ गई ह्यूमंस को, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो हम जानते हैं। मैंने आपको चैप्टर 1 के अंदर समझाया था कि नीड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है। अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो आप सब जानते हैं कि क्लासिफिकेशन इसीलिए किया जाता है, चीज़ों को क्लासिफाइड हम इसलिए करते, या फिर हम मटेरियल्स को, थिंग्स को या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इसीलिए कैटेगरीज के अंदर ऑर्गेनाइज करते क्योंकि उनका रिसर्च और उनका एक्सेस हमारे लिए इजी हो जाता है। बहुत सालों से क्लासिफिकेशन होता आया है। हमने फूड को भी क्लासिफाइड किया है, जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड, वेजिटेरियन फूड। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम में फूड के अंदर क्लासिफिकेशन है और हम हमारे घर की जो चीज़ें होते हैं उनको भी तो क्लासिफाइड करते हैं। किस तरीके से हम उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, तो किचन का सारा सामान एक जगह पे मिल जाता है, स्टेशनरी का सामान जो है वो हमने एक ही जगह पे कहीं रखा हुआ होता है, जिससे उनका एक्सेस हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। आप लाइब्रेरी का एग्जांपल भी ले सकते हो, ऑर्गेनाइज्ड होती है सारी बुक्स, ऐसा नहीं कि कोई भी बुक कहीं पर भी पड़ी है। साइंस का सेक्शन अलग होगा, इंग्लिश नॉवेल्स का सेक्शन अलग होगा, हिंदी नॉवेल्स का सेक्शन अलग होगा, गुजराती नॉवेल्स का सेक्शन अलग होगा, कॉमिक्स बुक के लिए अलग सेक्शन होगा। तो इस तरीके से अलग अलग सेक्शंस में सारी बुक्स आपको मिल जाएगी। इससे लाइब्रेरियन को बड़ा फ़ायदा हो जाता है। एक ये कि जब भी आप जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे साइंस सेक्शन में बायोलॉजी की बुक्स चाहिए, तो उसे पता होता है कि लाइब्रेरी में साइंस सेक्शन कहाँ है और वहाँ बायोलॉजी का सब सेक्शन कहाँ है। उससे वो आपको बहुत बेटर तरीके से आपको जो भी बुक चाहिए उसको ढूंढ के दे सकता है। तो ये नीड है क्लासिफिकेशन की। हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया है और उसी के बारे में ये चैप्टर है। हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम देख पा रहे हैं। डेजर्ट्स के ऑर्गेनिजम्स को आप देखो, ओशन के ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स मोस्टली पोलर रीजन्स पे रहते हैं, जैसे पेंगुइन है या फिर जैसे पोलर बियर्स हैं, स्नो लेपर्ड्स, या फिर हम एग्जांपल ले सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स का जो एकदम हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं, एकदम ओशन की डेप्थ पे। तो अर्थ पे कोई भी जगह ऐसी खाली नहीं है जहाँ कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको ना मिले, कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और हर एक ऑर्गेनिज्म को हमने क्लासिफाइड करने की कोशिश की है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम समझते हैं इस चैप्टर में कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने कौन सी कैटेगरीज के अंदर या लेवल्स के अंदर या रैंक के अंदर क्लासिफाइड किया। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन हमारा सबसे पहला टॉपिक है। क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री क्या है? बहुत सालों से ह्यूमंस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आज भी हम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर नए नए ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करते रहते हैं। ये अटेम्प्ट्स कब से चल रहे हैं? सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब से ह्यूमन कल्चर फॉर्म हुआ, ह्यूमन सिविलाइजेशन ग्रो हुआ, डेवलप हुआ, तब से ये चीज़ शुरू है। हम चीज़ों को क्लासिफाइड करते आए हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई भी करने की प्रोसेस तब से ही शुरू हो गई थी। इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वेर साइंटिफिक। तब जो क्लासिफिकेशन करने की कोशिश हुई थी, अटेम्प्ट्स हुए थे, लिविंग को क्लासिफाइड किया भी गया था, तो वो साइंटिफिक बेस के ऊपर डिपेंडेड बिल्कुल नहीं था, बट born out
ऑफ नीड टू यूज ऑर्गेनिजम्स फॉर आवर ऑन यूज। हमने उस वक्त जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया वो हमारी नीड के हिसाब से किया, साइंटिफिक बेस उसमें बिल्कुल नहीं था। जैसे कि फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, ये हमारी सबसे बेसिक नीड है, तो ये हमारी जो बेसिक नीड है उसके हिसाब से हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सबसे शुरुआत में एकदम कह सकते हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग पीरियड के अंदर क्लासिफाइड करने की कोशिश की थी, पर इनका बेस बिल्कुल ही साइंटिफिक नहीं था उस वक्त। Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. अगर हम बात करें साइंटिफिकल बेस वाले क्लासिफिकेशन सिस्टम की, या फिर किसी ऐसे इंसान की जिन्होंने सबसे पहले साइंटिफिकल बेस लेकर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड करने की शुरुआत की या अटेम्प्ट किया, तो वो थे एरिस्टोटल। He used simple morphological characters to classify plants into 3 categories: trees, shrubs and herbs. इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को बेस बनाया था। क्लासिफिकेशन के अंदर हम कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट ज़रूर से लेते हैं। जैसे मेमल क्लासिफिकेशन का एक यूनिट है, जैसे एक रैंक है, तो मेमल्स में हमने कौन से ऑर्गेनिजम्स को रखा है? जो ऑर्गेनिजम्स के पास मेमोरी ग्लैंड है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट डेफिनेटली होगा। और वो रेफरेंस पॉइंट क्या था? मॉर्फोलॉजिकल कुछ कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजी हम किसे कहते हैं? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आउटर जो अपीयरेंस होता है, एक्सटर्नल जो फीचर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, उनको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। लॉजी मीन्स साइंस, और जो मॉर्फो वर्ड है वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फीचर से जुड़ा हुआ है। आपकी आंखों से जो कुछ भी आप देख सकते हैं, जो विजिबल है, वैसे फीचर्स, जैसे आई कलर, हेयर के टाइप्स, जैसे कर्ली हेयर, स्ट्रेट हेयर, सिल्की हेयर, और स्किन टोन भी उसमें आ सकता है। आपका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, आप मस्कुलर बॉडी वाले हो कि आप एकदम लीन बॉडी स्ट्रक्चर वाले हैं, तो ये सब कुछ उसी के अंदर आएगा। तो मॉर्फोलॉजी मोस्टली एक्सटर्नल फीचर्स पे कंसर्न करता है। उन्होंने यहाँ पर लेंथ देखी थी, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें तो ट्रीज उनकी सबसे ज़्यादा लंबी हाइट होती है, श्रब्स की एवरेज हाइट रहती है, और हर्ब सबसे छोटे होते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में भी प्लांट्स में बहुत से फीचर्स आते हैं, जैसे कि लीव्स जो है उनके टाइप्स, लीव्स के कलर, हाइट है, बहुत से फीचर्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। पर उन्होंने लेंथ को शायद कंसर्न किया था, और लेंथ के हिसाब से जो बहुत ज़्यादा लेंथ वाले थे वो ट्रीज में क्लासिफाइड हुए, जो एवरेज लेंथ के थे वो श्रब्स में, और सबसे छोटी हाइट्स वाले हर्ब्स में। He also divided animals into 2 groups, those which had red blood and those that did not. Animals को भी उन्होंने क्लासिफाइड किया था। उन्होंने 2 कैटेगरी डिवाइड की। आप यहाँ देखिए, एनिमल को क्लासिफाइड करने के लिए रेफरेंस पॉइंट जो लिया गया था वो ब्लड था। तो उन्होंने 2 ग्रुप्स बना लिए। एक ग्रुप में वो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया जिनके पास रेड ब्लड था, और दूसरे ग्रुप में वो ऑर्गेनिजम्स थे जिनके पास रेड ब्लड ग्रुप नहीं था। तो हमने देखा कि फर्स्ट अटेम्प्ट अगर किसी ने साइंटिफिकल बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन का किया तो वो एरिस्टोटल थे। और अब आगे बढ़ते हैं, लीनियस के बारे में समझते हैं। In Linnaeus time, a two-kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdoms was developed.
that include all plants and animals respectively. Linnaeus का बहुत बड़ा नाम है। चैप्टर नंबर 1 में हम समझ चुके हैं कि बाइनोमियल क्लासिफिकेशन लिनियस ने ही दी थी, और लिनियस ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, 2 किंगडम में डिवाइड किया। एक प्लांटे किंगडम, लैटिन वर्ड है इसलिए हम प्लांटे बोलते हैं, आप प्लांट भी बोल सकते हैं, और एनिमलिया लैटिन वर्ड है, हम नॉर्मल इनको जनरल लैंग्वेज में अपनी एनिमल्स बोलते हैं। 2 साम्राज्य बोलते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का साम्राज्य है, किंगडम है फैला हुआ इस अर्थ पे, और इनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है, प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। दिस सिस्टम वाज यूज्ड टिल वेरी रिसेंटली। बहुत लंबे वक्त के लिए इस सिस्टम को हमने फॉलो किया, बहुत लंबे वक्त के लिए। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ ड्रॉबैक है, लिनियस की क्लासिफिकेशन सिस्टम लंबे वक्त के लिए चलन में रही, बहुत लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, इसका बेस साइंटिफिकल था, पर इस सिस्टम में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक थे, और वो क्या थे? ये सिस्टम यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं करती। जैसे कि उन्होंने एनिमल किंगडम में प्रोकैरियोट्स को भी इंक्लूड किया था, जैसे कि बैक्टीरियास, और यूकैरियोट्स को भी इंक्लूड किया था, जैसे कि हम है, प्रोटिस्टा है, और उसी के साथ साथ यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को भी सेम किंगडम में क्लासिफाइड किया गया था। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि जो ग्रीन आल्गी है, प्लांट्स है, वो भी प्लांट किंगडम में थे, और फंगी जो खुद का खाना बना ही नहीं सकती, जो हेट्रोट्रॉफिक है, जो न्यूट्रिशन के लिए, फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेड है या डेड एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंडेड है, उनको भी सेम किंगडम के अंदर क्लासिफाइड किया गया था, प्लांट किंगडम के अंदर। तो यहाँ पर ये सिस्टम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रही थी यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर के बीच में, एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के बीच में। तो ये ड्रॉबैक था, इस रीजन से एक नई क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप हुई लिनियस के बाद, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे पर 2-3 स्लाइड के बाद। लिनियस की क्लासिफिकेशन सिस्टम के बहुत सारे एडवांटेजेस है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बहुत फायदे भी है, और उसमें से सबसे बड़ा फायदा अगर हम देखें तो वो ये है कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ 2 कैटेगरीज में ही डिवाइड किए गए हैं, एनिमल एंड प्लांट, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ऑर्गेनिजम्स को समझना और उनकी स्टडी करना। जो कोई भी नया ऑर्गेनिज्म आप फाइंड करेंगे, डेफिनेटली उसको आपको इन दोनों में से कोई एक कैटेगरी में ही डालना होगा। तो क्लासिफिकेशन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, स्टूडेंट्स के लिए भी जो लर्निंग है वो काफ़ी इजी हो जाता। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। समझना भी बहुत इजी रहता है। लोअर स्टैंडर्ड में हम मोस्टली यही समझाते हैं, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, हम डिटेल में 5 किंगडम नहीं समझाते। पर जैसे हमने कहा, समय के साथ बदलाव की ज़रूरत होती है। मैंने आपको पहले भी कहा था, नथिंग इज़ परमानेंट, ओनली चेंज इज़ परमानेंट। बदलाव आते रहते, चेंज आते रहते, और समय के साथ, एनवायरनमेंट के साथ हमें खुद को भी बदलना पड़ता है। जैसे जैसे ह्यूमंस और ज़्यादा रिसर्च करते गए, धीरे धीरे हम साइंस में और आगे बढ़ते गए, हमें एक नई नीड क्रिएट होती हुई दिखी कि अब ज़रूरत आ गई है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को बदला जाए। कब तक वो पुराना वाला क्लासिफिकेशन चलाएंगे? कब तक चलाएंगे? कपड़ों में भी बदलाव आया, देखिए पुराने समय में लोग कपड़े पहनते थे, आज वैसा बिल्कुल नहीं पहनते। पुराने समय में जैसे खाना खाया जाता था वैसे आज नहीं खाया जाता। पुराने समय के लाइफ स्टैंडर्ड्स अलग थे, वैल्यूज़ अलग थी, मोरल्स अलग थे, आज भी कुछ अलग है। तो समय के साथ बदलाव आता है, बिहेवियर एक इंसान का समय के साथ बदलता है, तो क्यों ना क्लासिफिकेशन को बदला जाए। साइंस तो ऑलवेज चेंज के लिए रेडी होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि
प्लांट और एनिमल किंगडम वाला क्लासिफिकेशन गलत था। यहाँ पर हम ज़्यादा बात करें कि ज़्यादा सही क्या है, मोर साइंटिफिकल क्या है, तो हमें ज़्यादा साइंटिफिकल रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ना था और ज़रूरत थी समय के साथ बदलाव की, और इसलिए नए क्लासिफिकेशन सिस्टम की हमें ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू ईदर कैटेगरी। जब हम डेवलप हुए, जब साइंस डेवलप हुआ, तब हमने देखा कि बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको आप प्लांट में भी नहीं रख सकते और एनिमल ग्रुप में भी नहीं रख सकते। इसलिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन इनएडिक्वेट हो गया, भले वो लंबे वक्त से चलता आया था। Hence the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. समय के साथ बदलाव की ज़रूरत थी कि फंगी को एक अलग किंगडम दिया जाए। वो कब से मांग रही थी कि मुझे अलग किंगडम दो, अलग किंगडम दो। मुझे क्यों आपने रख दिया है प्लांट किंगडम में? प्लांट तो अपना खाना बना लेते हैं, मैं तो डिपेंडेड हूँ किसी के ऊपर खुद के फूड के लिए, मैं ऑटोट्रॉफिक बिल्कुल नहीं हूँ। तो प्लांट किंगडम में तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए ना, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जिनके पास सेल्यूलोज की सेल वॉल है, मेरे पास तो काइटिन की सेल वॉल है, तो मैं क्यों प्लांट के साथ हूँ? और ज़रूरी था कि हम फंगस के लिए एक अलग किंगडम बनाएं, और ऐसे और भी बहुत से ऑर्गेनिजम्स थे जिनके लिए अलग किंगडम की रिक्वायरमेंट थी। इसीलिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को चेंज किया गया, और आज सबसे ज़्यादा चलन में है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो हम पढ़ेंगे। पुराने क्लासिफिकेशन से अगर हम नए क्लासिफिकेशन सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें अपने रेफरेंस पॉइंट भी तो चेंज करने पड़ेंगे। आप एरिस्टोटल का पुराना क्लासिफिकेशन देखो, जिसके अंदर उसने सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स की लेंथ को कंसर्न करते हुए 3 ग्रुप्स में प्लांट्स को क्लासिफाइड किया था, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, जो एक्चुअल में मॉर्फोलॉजिकल फीचर है, लेंथ मॉर्फोलॉजिकल फीचर है। पर उसके साथ साथ हम अगर साइंटिफिकल क्लासिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे, मोर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे, तो हमें और भी साइंटिफिकल बेसिस या तो फीचर्स ऐड करने पड़ेंगे। और वो कौन कौन से होंगे? A need was also felt for including, besides gross morphology, other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction and evolutionary relationships. ग्रॉस मॉर्फोलॉजी तो आपको देखनी ही देखनी है, वो एकदम पुराना बेस है। एरिस्टोटल ने भी यही बेस लिया था, और लिनियस का भी एक बेस यही था, पर उसके साथ साथ और भी साइंटिफिकल हम बेसिस इंक्लूड करेंगे। और वो कौन कौन से होंगे? जो भी ऑर्गेनिज्म्स हैं उनके सेल स्ट्रक्चर्स क्या है, वो यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक। नेचर ऑफ सेल वॉल क्या है, सेल वॉल किससे फॉर्म होती है, काइटिन से बनी है, पॉलीसेकेराइड से बनी है, कि सेल्यूलोज उसके अंदर आया हुआ है, या सेल वॉल है ही नहीं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक है, मतलब अपना खाना खुद बना रहा है, सेप्रोफाइटिक है, मतलब वो डिकेइंग एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और पैरासाइटिक है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेता है। हैबिटाट, वो कहाँ पाया जाता है, कहाँ रहता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है या टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, डेजर्ट में पाया जाता है या फिर पोलर रीजियंस पे। मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है। और लास्ट, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हर एक ऑर्गेनिज्म कोई ना कोई एंसेस्टर से इवोल्यूट होकर ही यहाँ तक पहुँचा है। जैसे हमारे जो कह सकते हैं एंसेस्टर, वो एप लाइक ऑर्गेनिजम्स रह चुके हैं, तो हम हर एक ऑर्गेनिज्म को उस पैटर्न में शो करेंगे जो पैटर्न इवोल्यूशन को शो करेंगे। सबसे पहले हम उन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफिकेशन में दिखाएंगे जो सबसे पहले इस अर्थ पे आए थे, फिर उनमें से कौन इवोल्यूट होके आगे बढ़ा, फिर उनमें से और कौन सी स्पीशीज फॉर्म हुई, फिर उनमें से कौन फॉर्म हुआ, उस तरीके से हम दिखाएंगे। तो अगर आप एनिमल क्लासिफिकेशन देखो तो उसमें मेमल्स को सबसे लास्ट में दिखाया जाता है, क्योंकि मेमल्स का जो ग्रुप है
वो सबसे लास्ट में फॉर्म हुआ था। कुछ कह सकते हैं कि कुछ ही सालों पहले, मतलब कुछ साल मतलब इवोल्यूशन में कुछ साल का मतलब है हज़ारों साल। सबसे पहले अगर हम एनिमल में बात करें तो स्पॉन्जी है, वो फॉर्म हुई। और उसके बाद अगर देखें तो जेलीफिश हम देखेंगे 4th चैप्टर के अंदर। पर इवोल्यूशनरी सिस्टम के अंदर हम मोस्टली ऑर्गेनिजम्स को उस पैटर्न में शो करते हैं जिस पैटर्न से वो इस अर्थ पे अपीयर हुए। क्लासिफिकेशन सिस्टम्स फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव हैंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर टाइम। और ये होता ही रहता है। आज जो क्लासिफिकेशन है वो कल बदलने वाला है, कल का पुराना क्लासिफिकेशन जैसे आज बदल गया। तो समय के साथ साथ बहुत सी चीज़ें बदलती हैं और उनमें से एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी है। Change is necessity, change is the key of life, change is life, only change is permanent, nothing else। ऐसी तो बहुत सी बातें हमने बदलाव या तो चेंज के बारे में सुनी है। अपना एग्जिस्टेंस बचाए रखने के लिए, खुद के ग्रोथ के लिए, खुद के डेवलपमेंट के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है। और बायोलॉजी भी यही कहता है, जो एनवायरनमेंट के साथ खुद को बदल पाता है, खुद में बदलाव लाता है, एडप्टेशन करता है, वही तो अपना एग्जिस्टेंस बचाए रखता है। बाकी सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई जो एनवायरनमेंट के साथ नहीं बदल पाई खुद को। तो डेफिनेटली अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते, आपको भी खुद को बदलना पड़ेगा। जैसे आज आप है वैसे आपको कल नहीं होना। कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आपको अपने अंदर करने हैं। और नेचर हमें इंस्पायर करती है इसके लिए। नेचर शो करती है कि देखो मैंने अर्थ फॉर्म की और तब ये एक आग का गोला थी और आज बिल्कुल नहीं है वैसी। आज आपके रहने लायक बन चुकी है। वो इसलिए क्योंकि उसमें बदलाव आए। आज भी उसका एनवायरनमेंट कांस्टेंट नहीं है। कुछ 100-200 सालों के बाद एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा। आपकी खुद की लाइफ से भी वो आपको इंस्पायर करती है। जब आप बर्थ लेते हैं तब से लेकर आप जब डेथ पीरियड के अंदर एंटर होते हैं, आप ओल्ड एज में एंटर होते हैं, तब आप अपनी लाइफ को देखो तो सेम लाइफ नहीं होती। चाइल्डहुड की जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है, टीनेजर जो लाइफ है वो डिफरेंट है, एडल्टहुड की लाइफ डिफरेंट है और ओल्ड एज की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है। तो कह सकते हैं बदलाव की ऑलवेज नेसेसिटी रही है। समय हमारे अंदर ऑलवेज बदलाव को एक्सपेक्ट करता है, चेंज को एक्सपेक्ट करता है। तो ज़रूरत थी कि हम अपनी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को भी बदलें और इसी रीज़न से नई क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर्म हुई। तो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स ऑर्गेनिजम्स बी इंक्लूडेड अंडर दिस किंगडम्स हैव बीन चेंजिंग। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बदलती तो नहीं है पर मॉडिफाइड होती है। जैसे कि आज भी हम मोरल्स जो है उनको फॉलो कर रहे हैं, एथिक्स जो होते हैं, वैल्यूज़ जो होती हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। पुराने समय के लोग भी कपड़े पहनते थे। अगर हम ह्यूमन कल्चर डेवलप होने के बाद के वक्त के बारे में सोचें, तब भी कपड़े पहने जाते थे, आज भी पहने जाते हैं, बस वो मॉडिफाइड हुए जस्ट। पुराने समय की फैशन अलग थी, आज की फैशन अलग है। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है। नई क्लासिफिकेशन सिस्टम का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि सब कुछ बदल गया है। सब कुछ कैसे बदल सकता है? पुराने समय के लोग भी खाते थे, आप भी खाते हो, हम भी खाते। फूड की रिक्वायरमेंट बेसिक नीड है तो डेफिनेटली उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो एनिमल एंड प्लांट किंगडम, ये 2 किंगडम ऐसे हैं वो हर एक क्लासिफिकेशन सिस्टम में पाए गए। लिनियस की क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी थे और लिनियस के अलावा और भी साइंटिस्ट हुए जिन्होंने और क्लासिफिकेशन सिस्टम्स डेवलप की। उनमें ज़्यादा किंगडम्स थे पर ये 2 तो थे ही। ये चीज़ें रिप्लेस कभी नहीं हुई। हाँ, वो ऑलवेज बदलता रहता है कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएगी। जैसे पुराने समय में लिनियस का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें फंगस को प्लांट में रखा गया था। आज नहीं रखा जाता, आज उसके लिए सेपरेट किंगडम है। उस वक्त में बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा जो थे, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है,
ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हमने प्लांट किंगडम में नहीं पर एनिमल किंगडम में रखा था। तो आज वो नहीं रखे जाते बिल्कुल, आज उनके लिए सेपरेट किंगडम्स है। तो प्लांट और एनिमल किंगडम्स में पुराने समय में जो ऑर्गेनिजम्स रखे जाते थे शायद वो आज नहीं रखे जाते, और जो आज हमने प्लांट और एनिमल किंगडम में रखे हुए हैं ऑर्गेनिजम्स, हो सकता है कि आने वाले वक्त में उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। तो ये चीज़ें बदलती रहती है, पर ये दोनों किंगडम तो हो गए, वो पास्ट में भी एग्जिस्ट करते थे, आज भी एग्जिस्ट करते हैं, और वो फ्यूचर की क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी रहेंगे। पर उनमें कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो रेफरेंस पॉइंट्स बदल सकते हैं। द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम्स हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर टाइम। हम जानते हैं हर एक जो इंसान होता है उसकी अलग अलग राय होती है, सबका अपना अपना एक व्यू होता है। मैं आपको एक और चीज़ भी बताता हूँ, जैसे एक चीज़ कही गई, सही और गलत हम दो चीज़ें बोलते हैं, तो जब भी आप बोलते हैं ये ट्रूथ है और ये चीज़ जो है वो गलत है, ये रॉन्ग है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट है जिसके बेसिस पे आप बोल रहे हैं। हर एक के अपने रेफरेंस पॉइंट होते हैं, और वो रेफरेंस पॉइंट के बदलने से सही और गलत भी बदल जाते हैं। तो जो सही है वो गलत हो जाता है, और जो गलत है वो सही हो जाता है अगर रेफरेंस पॉइंट बदल गया तो। मैं किस हिसाब से इंसान को अच्छा या बुरा कहूँ, तो मेरे रेफरेंस पॉइंट अलग हो सकते हैं, किसी के अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा है, हर एक साइंटिस्ट का अपना अपना एक व्यू था। तो उस हिसाब से किसी को लगता था कि जो फंगस है वो प्लांट किंगडम का ही हिस्सा है, तो किसी को ये लगा कि फंगस प्लांट किंगडम में नहीं रखी जा सकती, उसके लिए तो सेपरेट किंगडम होना चाहिए। किसी को लगता था कि बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा को एनिमल किंगडम में ही रखना चाहिए, जबकि किसी को लगा कि ये तो बिल्कुल डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, इनके लिए सेपरेट किंगडम होने चाहिए। इसीलिए कहा गया कि कौन सही है कौन गलत है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन नहीं है, हर एक इंसान सही है, सबके रेफरेंस पॉइंट अलग अलग है, इसलिए हमें लग रहा है कि कोई गलत है और कोई सही है। तो इसके लिए एक बहुत फेमस सेंटेंस है, एक आपका सत्य है, एक मेरा सत्य है, और हम सबको पहुंचना है शाश्वत सत्य की तरफ, जो एक्चुअल ट्रूथ है, रियलिटी है उसकी तरफ। जो मैंने आपको रिलीजियस बिलीफ से जुड़ा हुआ या रिलीजियस लिटरेचर के साथ जुड़ा हुआ ये सेंटेंस आपको बताया, और कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर और कल्चर का हिस्सा है, इसलिए बायोलॉजी के साथ साथ ऐसी चीज़ें भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो आप समझ चुके होंगे, हर एक इंसान की अलग अलग सोच होती है, वैसा ही कुछ साइंटिस्ट के साथ भी हुआ। अलग अलग साइंटिस्ट के हिसाब से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाइड किया गया।